हाँ जी, पाकिस्तान में बैठे बैठे अमेरिका में बिज़नेस किस तरह खोल सकते हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट्स किस तरह खोल सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंशियल अवेलेबल हैं, पैसे किस तरह कमा सकते हैं, ये सारे सवालात आपको मुझे मिलते रहते हैं। और इन तमाम सवालात के जवाबात आज जानने के लिए मैं यहाँ अमेरिकी शहर शिकागो में मौजूद हूँ और ये सवालात के जवाबात हम लेंगे हसन अब्बास साहब से। हसन अब्बास साहब जो हैं IRS के अप्रूव्ड एजेंट हैं यहाँ पर और टैक्सेस का काम करते हैं, अकाउंट्स का, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को मदद करते हैं, यहाँ पर जो अमेरिका में लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मदद करते हैं। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमें आप वक्त दे रहे हैं। आपसे बहुत सारे सवालात हमें करने हैं, कुछ बातें यहाँ पे करता हूँ, फिर आप अंदर चल के आप मुझे अपना ऑफिस भी दिखाइएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अक्सर मुझे सवाल, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में बैठे बैठे अमेरिका में आप बिज़नेस और बैंक अकाउंट्स और ये सब कुछ खोल सकें? जी, अस्सलाम वालेकुम। Certainly we can do business anywhere, like person can do business from anywhere in the world. ये जो अमेरिका है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इट अलाउज़ पीपल अराउंड द ग्लोब कि वो पाकिस्तान से, ये दुनिया में कहीं से अमेरिका में कंपनी खोलें, अमेरिका में बैंक अकाउंट ओपन करें। अब तो पोस्ट कोविड कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनमें फिनटेक बैंक्स ये एडवांटेज दे रहे हैं कि आप रिमोटली बैंक ओपन करें। मोस्टली बैंक जो फिज़िकल बैंक्स हैं, दे वांट द फिज़िकल प्रेजेंस हेयर, या आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड को असाइन करें, डेलीगेट करें अथॉरिटी टू ओपन अप द बैंक अकाउंट। सो कंपनी फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, these things can happen and can be done very smoothly, very efficiently, cost effectively. Yes. अच्छा, और ये सारा आप यहाँ पर बैठे बैठे पाकिस्तान में हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी, हमारा एक जो ऑफिस पाकिस्तान में है, वी आर डीलिंग पाकिस्तानी क्लाइंट्स उर्दू स्पीकिंग लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में हम उनको वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। जो इंक्वायरीज हमें यहाँ पे आती हैं हम उनको भी अकोमोडेट करते हैं। सो दुनिया में पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग कहीं भी हों, वी हेल्प देम आउट ईदर हियर इन शिकागो लैंड और इन पाकिस्तान। ठीक है। और ये जो IRS का, जो अमेरिकी टैक्स का बेसिकली इदारा है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो है, उसके आप अप्रूव्ड? करेक्ट, आई एम IRS एनरोल्ड एजेंट लाइसेंस। उसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन? करेक्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको इंटरनेट पे, ऑल ओवर द इंटरनेट भी यही क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशंस काफ़ी मिलेंगी। यहाँ पे अकाउंटिंग बॉडी CPA इसको हम कहते हैं, उसके लाइसेंसेज हैं जो कि स्टेट वाइड हैं। अगर अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं तो 50 CPA के लाइसेंसेज हैं। IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस फेडरल टैक्स अथॉरिटी है और इसमें हमारे पास एक लाइसेंस है जिसको एनरोल्ड एजेंट का कहा जाता है। IRS इसको खुद मॉनिटर करती है, इसके एग्ज़ाम हैं। इसमें स्टेट वाइज ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फेडरल और अक्रॉस द ग्लोब। तो मेरे पास वो भी लाइसेंस है एंड वी आवर फर्म हैज़ द सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट लाइसेंस विच इज़ primarily for ITIN issuance, individual taxpayer identification number। जिस तरह अमेरिका में हमारे पास, आपके पास, मेरे पास सोशल सिक्योरिटी और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पास सोशल सिक्योरिटी होता है, नॉन रेजिडेंट्स और फॉरेनर्स के पास ITIN होता है। वो ITIN अप्लाई करते हैं, IRS उनको ITIN असाइन करता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट बिजनेस, ओपन अप द बैंक अकाउंट, बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स। इसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली जो अमेरिका से बाहर हैं, जो यहाँ के शहरी नहीं हैं, उनके लिए यहाँ बिजनेस ऑपरेट करने के लिए वो ITIN नंबर ज़रूरी है। करेक्ट। और वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्या है? किस तरह? कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है आपके। एक्चुअली इसमें 3 वेज हैं टू गेट ITIN। फर्स्ट, अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं, आप IRS ऑफिस से फिजिकली अपॉइंटमेंट सेट करें, उनको अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करें, दे सर्टिफाई, और आप उनके साथ रिटर्न्स फाइलिंग करें, जो भी अदर प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो ITIN आपको असाइन कर देते हैं। प्रोसेस टाइम जो है ITIN आने का वो यही है, 8 to 12 वीक्स। वो आप यहाँ पे आएँ। द सेकेंड वे इज़, आप जिस मुल्क में भी हैं, जिस मुल्क के शहरी हैं, आप वहाँ पे US काउंसलेट में जाएँ, वहाँ से अपॉइंटमेंट बनाएं और वो आपको वहाँ पे आपके प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट है उसको सर्टिफाई करेंगे और वहाँ से मेल करें आप IRS को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ITIN एप्लीकेशन, तब आपके पास वो एक सेकंड वे है। थर्ड वे है कि आप जिस मुल्क में हैं वहाँ पे सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट तलाश करें। अगर तो वो वहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि पाकिस्तान में हम हैं, बाकी दुनिया में दूसरे ममालिक में भी ज़्यादा हैं, अगर वो आपको वहाँ पे मिल जाता है, उसको आप अपॉइंटमेंट वहाँ पे लोकल अपॉइंटमेंट सेट करें, पासपोर्ट सर्टिफाई करवाएं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स IRS को खुद मेल करेगा। इट्स वेरी स्मूथ एंड एफिशिएंट प्रोसेस। तो अगर किसी को ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, सॉरी, तो और अगर वो आपसे रब्ता करना चाहता है तो किस तरह, बेस्ट वे क्या है? ईमेल और वेबसाइट इंक्वायरी से हमारे साथ रब्ता में आए, हम उसकी लोकेशन देखेंगे, वो कराची में है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ पे भी है, वो हमें अपने पासपोर्ट ओरिजिनल सेंड करेंगे या इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे ऑन साइट पाकिस्तान में। अगर कोई B1 B2 पे विजिट वीज़ा पे यहाँ आया हुआ है तो आई वुड हाईली रिकमेंड
क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 7-10 दिन 15 दिन के लिए। जब यहाँ पे आके वो बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं बैंक उनसे आईटीएन रिक्वायर करता, उस वक्त उनके पास ये चांस नहीं है कि आईटीएन अप्लाई करें और 3 महीने यहाँ रह के वेट करें। एग्जैक्टली। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिफोर ट्रैवलिंग प्लान आईटीएन अप्लाई करके, जब तक आईटीएन हाथ में नहीं आता अपना ट्रैवल प्लान सेट ना करें, यहाँ आए, अगले दिन बैंक में जाएं, कंपनी बैंक अकाउंट फॉर्म करें, इट्स ऑल इजी। अच्छा, और एक मैं अक्सर लोग मुझसे भी सवाल पूछते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो हम थोड़ी देर में करते हैं कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई शख्स है जिसके पास पैसे हैं या कोई बिजनेस करना चाहता है या अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर बैठ के अमेरिकन सिस्टम को यूटिलाइज़ करके अगर वो करना चाहे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले आप क्विकली अगर कोई छोटा सा मुझे रन डाउन दे दें कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। सो देखिए, हम कंपनी फॉर्मेशंस, टैक्स रिटर्न्स इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, जिसमें आपके एलएलसी, सी कॉर्प, एस कॉर्प टैक्स रिटर्न्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, हम अगर आईआरएस के नोटिसेस भी रिव्यू करते हैं, आईआरएस ऑडिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके टैक्स मैटर्स हैं, लोकल जो स्टेट लेवल पे ऑडिट आता है उसको हम करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वी डू फुल पेरोल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सो फुल अकाउंटिंग साइकिल इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप यू में से। आपको कंपनी फॉर्म करनी है ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स, वी हैव फॉर्म्ड कंपनीज मोर देन 30 स्टेट्स, उनके रीसेलर परमिट, सेल्स टैक्स फाइलिंग, सो इट्स लाइक अ फुल सर्विस। ये सारी सर्विसेज को काफी एक लंबी लिस्ट है, सब ये इस दुकान में बैठ के आप यहाँ करते हैं। करेक्ट। तो जरा दिखाएं अपनी दुकान हमें कि कैसी है प्लीज। आइए जी, अंदर चलते हैं। वेलकम मैन। थैंक यू। सो दिस इज योर ऑफिस, गो अहेड, आई विल फॉलो यू। श्योर जी, ये हमारा ऑफिस है, ही इज़ माय पार्टनर मन्नान। ओके। वहाँ पे वो स्टाफ है। ओके। और जस्ट कम ऑन इन। श्योर। यू वांट टू सिट इन योर ऑफिस? श्योर। तो ये आपने यहाँ पे अपना ऑफिस सजाया हुआ छोटा सा। यस। नहीं, दैट्स वेरी गुड। तो बेसिकली मैं भी थोड़ा कैमरे में आ जाऊँ यार। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर आप मुझे बताएं कि अमेरिका में अगर पाकिस्तान से बैठ के कोई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाह रहा है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास? देखिए, जो अगर तो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है और वो समहाउ ही इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्टी इन गेटिंग B1 B2, अभी हम उस कैटेगरी को डिस्कस करते हैं जिसके पास वीज़ा नहीं है। तो अब आपके पास पोस्ट कोविड तो सारी दुनिया ही रिमोट चली गई, अब आपके पास फ्रीलांसिंग सर्विसेज में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, मेडिकल बिलिंग सर्विसेज हैं, आपके पास ट्रकिंग डिस्पैचिंग सर्विसेज हैं। ओके। अब मेरे पास ऐसे क्लाइंट यहाँ के अमेरिकन हैं जिनकी ये सारी सर्विसेज टेक केयर हो रही हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द बैक ऑफिस इज़ नॉट इवन इन द यूएस। वो अपनी ऑब्वियसली इंग्लिश में ही वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ई कॉमर्स सर्विसेज आ जाती हैं, फिर आपके पास ई कॉमर्स बिजनेस को मैनेज करने की सर्विसेज आ जाती हैं। इसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉल सेंटर्स, यू नेम इट, इतनी सर्विसेज हमारे बिजनेस एवेन्यूज पाकिस्तान में अवेलेबल या एप्लीकेबल नहीं है। तो वहां से बैठ के ये सारा यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं लोग? करेक्ट, यस। और करते हैं लोग, अभी कर रहे हैं। मैं वही बताने लगा हूँ कि हमारे पास अराउंड यू में से अगर मैं कैटेगोरिकली इसको सेग्रीगेट करूँ तो हमारे पास मोर देन 50 टाइप ऑफ बिजनेसेस सर्विसेज वहाँ पे लोग बैठ के दे रहे हैं पाकिस्तान से। ओके। 50 टाइप ऑफ बिजनेसेस और बिजनेस सर्विसेज पीपल आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम पाकिस्तान। वो कभी यहाँ पे नहीं आए, उनके पास B1 B2 जिसको विजिट वीज़ा कहते हैं वो नहीं था, ना उनको ज़रूरत पड़ी अप्लाई करने की। वो वहाँ से बैठ के कंपनी फॉर्म्स करते हैं यूएस में किसी भी फेवरेबल स्टेट में। अब फेवरेबल स्टेट का आपको क्वेश्चन आएगा कि जी फेवरेबल 50 स्टेट्स हैं तो फेवरेबल स्टेट कौन सी है? तो फेवरेबल स्टेट वो स्टेट्स हैं जिनमें आपके नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं। उसमें एक स्टेट है वायोमिंग, एक स्टेट है फ्लोरिडा, एक स्टेट है टेक्सास, एक स्टेट है ऑरेगन, जिसमें इनकम टैक्स आपको कम देना पड़ता है। स्टेट लेवल पे 0 है। ओके। सो आपकी वो 5 से 10% जो भी अगर फॉर एग्जांपल वो तो आपकी बचत हो गई। फेडरल लेवल पे जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ओके। लेकिन एज अ नॉन रेजिडेंट आपको और मुझे वे मोर टैक्सेस देने पड़ते हैं
जिसमें हमारा मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी है, एग्जैक्टली। इनकम टैक्स के अलावा, तो नॉन रेजिडेंट को वो नहीं देने वो पड़ते। एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे रहता नहीं है, उसने कभी सोशल सिक्योरिटी इनकम ना क्लेम करनी है ना उसके लिए एलिजिबल होना है। ओके ऑल ही विल पे द इनकम टैक्स। ओके और अगर वो सेल कर रहा है, टेंजिबल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसको सेल्स टैक्स देना, ओके विच इज़ ऑब्लिगेटरी। वो आप यहाँ पे हों, आपका जहाँ पे कंज्यूमर है वहाँ पे वो सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता है। ओके तो जो लोग वहाँ से ये सर्विसेज दे रहे हैं वो 50 स्टेट्स में फेवरेबल स्टेट में कहीं भी फॉर्म करें कंपनी, और वहाँ पे एड्रेस उनको चाहिए, हम कंपनी फॉर्म करें, EIN जिसको हम एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ये कंपनी का टैक्स ID होता है, वो चाहिए। इट कैन बी डन रिमोटली Right. इन अ मैटर ऑफ यू में से 30 डेज। ओके ये पहले को प्री कोविड 12-15 दिन की कहानी थी, ओके जो कि अब 35-40 थोड़ी डिले हो गई। हाँ, Right. बिकॉज ऑफ द बैकलॉग विद द IRS। राइट ये चीज़ें आती हैं तो देन यू आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद योर US क्लाइंट। उसको आप कहें कि आई हैव अ कंपनी, आप ये कहते ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान से अब्दुल रशीद बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आप ये कहते हैं मैं दी एम्पोरियम कॉर्पोरेट सर्विसेज लोकेटेड इन मिशिगन और इन शिकागो। वो कहता है अच्छा हाउ वुड आई नो कि आप यहाँ पे हो, आप उसको अपने आर्टिकल्स और EIN लेटर भेजते हैं। दैट्स द ओनली थिंग US कंपनीज वांट, एज लॉन्ग एज दे हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपके साथ वो बिजनेस करेगा। और इस तरीके से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग काफ़ी अच्छे लेवल का बिजनेस इस सेंस में कर रहे हैं कि दे मेक ओवर 100,000 ईजी अ ईयर। वाह अब मैं कभी कभी जब मेरे पास इस तरह के क्लाइंट पॉपअप होते हैं या अप्रोच करते हैं, या जिनके बिजनेसेस हमने 2019-2020 में सेटअप किए थे, माशाल्लाह से नाउ दे आर डूइंग अ लॉट मोर बिजनेस देन व्हाट वी डू हियर। एग्जैक्टली मेरे पास जो 2020 में क्लाइंट था इस्लामाबाद से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल विदाउट सेइंग हिज नेम और बिजनेस नेचर, उसका रेवेन्यू उस वक्त ज़ीरो था, पहले साल में $70,000, एंड इन 2021 आफ्टर यू विल इमेजिन के $7.7 million एंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज ही डू? services, digital services, ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस। all kinds of। इस प्रोसेस है ना। जब वो एंटर हुआ तो ही केम ऑन ट्रेन, नेक्स्ट ईयर जब वो आया ही केम ऑन हिज लैंड क्रूजर। तो दिस इज काइंड ऑफ लग्जरी और अपॉर्चुनिटी दे आर एंजॉयिंग। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा और हम आपके ऑफिस में आके बात करें तो यार, अब एक और बात जो मुझे अक्सर जहन में सवाल होता है वो ये कि एक तो आप लोगों को चले हेल्प कर देते हैं कि जी बेबी स्टेप्स लेना कि जी आज जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट कि जी आप फलानी रजिस्ट्रेशन ये वो, उसके बाद क्या आप कोई सच बिजनेस की काउंसलिंग वगैरह भी लोगों को करते हैं कि जी आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए या क्या बेस्ट तरीका है, स्टफ लाइक दैट? Correct. Over the course of many years and after मैंने बिजनेस एडवाइजरी या मेंटोर्स से कंसल्टिंग ले के भी मुझे आइडिया हुआ कि कौन से बिजनेसेस ल्यूक्रेटिव हैं जिनमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। वो बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनमें यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, और उनमें कुछ बहुत से बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनमें रिमोटली आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट मेरे पास आया, वो बड़े एंथुजियाज्म के साथ आया कि उसने ई-कॉमर्स करना। मैंने उससे पूछा कि आपकी स्किल क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। उसने कहा मैं डिजिटल मार्केटिंग में BS IT में हूँ, बैचलर्स मेरा, और मैं डिजिटल मार्केटिंग और सर्विसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। सो ही इज़ प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज रिमोटली। तो उसकी एडवाइजरी और कंसल्टिंग फिर मैंने उसको काउंसलिंग की कि यू नीड टू बी स्टिक विद योर पैशन एंड बैकग्राउंड करियर, और उसको हम फिर वो उसने लेके चला एंड ही इज़ ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स नाउ। ओके। एक और हम जो पहले बात कर रहे थे उसमें एक सर्विसेज काफ़ी कॉमन अमेरिका से बाहर बैठे लोग खासकर पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, वो ये कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो जिनके स्पाउस लाइक या तो हस्बैंड यहाँ पे और वाइफ पाकिस्तान में, या वाइफ यहाँ पर हस्बैंड पाकिस्तान में, तो उनमें टैक्सेशन गालबन वो भी आप उससे भी डील करते हैं। वो एक बहुत बड़ी सर्विस है, वो क्या है थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे? गुड, ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जब आप सिंगल फाइल करते हैं उसकी टैक्सेशन डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जब आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइन करते हैं, उसमें टैक्सेशन क्रेडिट और बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है। तो जो पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन्स यहाँ पे रह रहे हैं और उनकी स्पाउसेस या मेल फीमेल स्पाउसेस पाकिस्तान में हैं, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन अप्लाई
their spouse I-10 in Pakistan and file a joint return in America. अच्छा, अब जब वो ज्वाइंट रिटर्न फाइल करेंगे उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन डबल हो जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब कि आपको जो एग्जाम्प्ट इनकम है यूएस सिटीजन के लिए वो डबल हो जाएगी। ओके, एक 12,600 है, 500 है, तो वो 24,000 पे चली जाएगी। एग्जैक्टली, आपकी $1,00,000 की इनकम में से 24,000 एग्जाम्प्ट हो गया, तो आपको बड़ा Joint की वजह से। ज्वाइंट की वजह से, ज्वाइंट फाइलिंग की वजह से, तो आपको टैक्स ब्रेक, आपको काफी अच्छा रिफंड लोगों को मिलता है। एग्जैक्टली, दैट्स द वन ऑफ द प्राइमरी सर्विस। पाकिस्तानी या और भी जो नेशनलिटीज़ हैं लोगों को इतना नहीं पता इस IRS के प्रोग्राम के बारे में। वी डिस्कवर्ड नाउ वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस कि आप व्हाई आर यू पेइंग टू अंकल सैम, यू नो, व्हाट यू कैन हैव इन योर ओन पॉकेट। एग्जैक्टली, और IRS इसको वेलकम करता है कि जॉइंट रिटर्न फाइल करें अपने फॉरेन स्पाउस के हाँ, साथ। पैसे बचाओ। एग्जैक्टली, हाँ, यस। ठीक है। इसके अलावा और कोई मेजर सर्विस जो लोगों को नहीं पता जो यहाँ पे रह के आपसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इवन यूएस में रहने वाले, जो आप प्रोवाइड करते हो? देखिए, उसमें हमारे पास फिर कॉर्पोरेट टैक्स सर्विसेज में हम काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, क्रेडिट्स लेके देते हैं बहुत सारे यहाँ पे और एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जब आप नॉन लाइसेंस के पास जाते हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आवर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। दिन के 3-4 घंटे तो हमारे IRS की पब्लिकेशंस और स्टेट लेवल की पब्लिकेशंस पढ़ने में, उसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में गुजरते हैं। ओके, तो जब वो नए नए प्रोग्राम्स आते हैं तो व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट कि कौन सा टैक्स इंसेंटिव अवेलेबल है, एंड देन वी अप्रोच आवर क्लाइंट्स और उन क्लाइंट को गाइड करते हैं कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू कैन अवेल इन टर्म्स ऑफ टैक्स क्रेडिट। आप उसको अवेल करें और टैक्स सेविंग करें। अब चूंकि क्लाइंट रीच बढ़ रही है थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो मोस्टली हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारा पिछला अकाउंटेंट ने तो हमें कभी ये नहीं बताया या पिछले अकाउंटेंट तो हमें 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता, और हमारी रिमोट फाइलिंग करके तो आई नेवर हैड दिस डिस्कशन बिफोर। तो हाउ कम, उनको थोड़ा ताज्जुब भी होता है कि हाउ कम यू आर सेविंग मी $5,000 और ये चीज़ मुझे 10 साल से मैं बिजनेस में हूँ, मुझे कभी मेरे अकाउंटेंट ने नहीं बताई। तो दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रेडिट और जो भी टैक्स इंसेंटिव हैं वो हम उस पर काफ़ी क्लाइंट को फोकस करते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स में भी आजकल बड़े लोग, जैसे आपने पहले उसकी एग्जांपल दी, उसके अलावा कोई छोटे लेवल पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है अमेरिका में पाकिस्तान से बैठ के, तो क्या अपॉर्चुनिटीज उसके पास हो सकती हैं? लाइक ई कॉमर्स के वाले, ये जो अमेजोन वगैरह या बाकी चीज़ें करते हैं, उसमें भी है पोटेंशियल कुछ? करेक्ट, उसमें पोटेंशियल सर्टेनली है। सक्सेस रेट अगेन हर मार्केट में, हर फील्ड में सक्सेस रेट इज़ डिफरेंट देन एवरेज में से। अगर तो आप ये कहें कि ई कॉमर्स, चूँकि अब पोस्ट कोविड सारी दुनिया ही ई कॉमर्स पे चली गई है, यहाँ पे स्टोर्स भी बंद हो रहे हैं, यहाँ पे आपको रिटेल लोग जाना भी पसंद नहीं कर रहे, तो अब एवरीथिंग इज़ मूव टू ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स चीज़ें बेचने से ज़्यादा चीज़ों की सर्विसेज में ज़्यादा स्कोप है रिमोट पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आपको ई कॉमर्स सेटअप करते करते 10, 12, 15 हज़ार डॉलर का आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं भी कर रहे होलसेल मॉडल के लिए, आपको इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए, और उसमें आपके थ्रेट हैं, इन्वेंटोरी है, आप अमेजोन भेजते हो, वहाँ से रिटर्न्स आती हैं, वो फिर रिफंड होते हैं, इट्स ऑल लाइक कॉम्प्लिकेटेड फुल साइकिल। उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप टेक्निकल सर्विसेज में अपने आप को शार्पन करें और वो सर्विसेज प्रोवाइड करें विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आवर्स ही पुटअप करने हैं, राइट? तो इससे ज़्यादा आपको घर बैठ के आपको लैपटॉप, इंटरनेट चाहिए। आई ऑलवेज इनकरेज माई फेलोज इन पाकिस्तान, आप अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज में ज़्यादा करें। उसकी एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वे ऑफ डूइंग इट और लर्निंग इट, अब यहाँ पे इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं यूएस में, जो कि आपको यू नो ऑल यू नीड टू स्पेंड लाइक $250, $300, $500, $900 समथिंग लाइक क्रैश कोर्सेज और बूट कैंप कोर्सेज जिनकी वीडियो सीरीज पड़ी हैं। ब्लॉकचेन पे है आपके पास, DeFi पे है, इस तरह के जो स्किल्स हैं, SEO में डिजिटल मार्केटिंग है, इस तरह की सर्विसेज को आप $900 दे के एक दफ़ा वो कोर्स कंटेंट लें, उसको आप थॉरली स्टडी करें, उसको उन स्किल्स को अडॉप्ट करें, शार्पन करें और वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करें। तो आई वुड से कि पाकिस्तान में वैसे ही सर्विसेज के एक्सपोर्ट का वैसे ही बहुत बड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो मेरे पास बहुत सारे बांग्लादेश से भी क्लाइंट हैं और दे आर मेकिंग अ लॉट मोर
इफ आई काउंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स, उनमें से ई कॉमर्स करने वाले कम हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल जो आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका में जितने भी बिजनेसेस होते हैं, स्पेशली सर्विसेज के हवाले से, हर किसी में लाइसेंस लेना ज़रूरी है? यहाँ पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, या किसी में होती है, किसी में क्या उसमें? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसमें ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता। ओके। फॉर एग्जांपल, अब आप शिकागो इलिनॉय में आए, इलिनॉय एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको सर्विसेज पे सेल्स टैक्स नहीं है, और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप यूएस में कहीं भी किसी भी स्टेट में सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सर्विसेज पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरह पाकिस्तान में आपको सूबों के लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे आपको सर्विसेज पे सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि यूएस में है ही नहीं। अब ये आप लिस्ट अगर गूगल करें विच स्टेट्स चार्ज यू सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो आपको 20-22 से ज़्यादा स्टेट्स मिलेंगी। अच्छा। और लोग वहाँ पे किसी ना किसी तरह किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वहाँ पे कंपनी फॉर्म कर देते हैं, 2-3 साल सर्विसेज दी और फिर स्टेट के ऑडिट लेटर आए कि जी आप सर्विसेज दे रहे हैं, इस पे सेल्स टैक्स एप्लीकेबल था, आपने सेल्स टैक्स नहीं दिया। तो आंसर टू योर क्वेश्चन, इजी है सर्विसेज देना। ऑल यू नीड टू नो, आई वुड से ऑलवेज कंसल्ट समवन प्रोफेशनल कि मैं किस स्टेट में कंपनी फॉर्म करूं। भेड़ चाल जो इंटरनेट पे पहले थी यहाँ पे डेलावेयर, अब फिर है वायोमिंग। अब जब से ये वो टैक्स हेवन के हवाले से बहुत वो कुछ वहाँ तो कुछ वो भी है ना, जो ऑफशोर अकाउंट वगैरह का भी सीन है। अब आईआरएस इज वेरी कीन एंड डीपली सी अबाउट दोज अकाउंट्स। अगर आप, और एएमएल लॉस तो यहाँ पे अब आपको पता है आफ्टर 2018 ट्रम्प केम ओवर, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं। तो अब तो आप वैसे ही, अब लोगों को ये भी नहीं पता कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे भेज रहे हैं पाकिस्तान से तो $10,000 से ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शन आईआरएस को रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन काउंट होती है। यू हैव टू रिपोर्ट टू आईआरएस। ओके। इसकी पेनल्टी भी है, आपको फिंसन फॉर्म फाइल करने हैं। सो पीपल, अब यहाँ पे जो यूएस सिटीजन, पाकिस्तानी ओरिजिन ग्रीन कार्ड होल्डर या यूएस सिटीजन हैं, उनको इस बारे में बहुत ही कम इल्म है कि आपके फॉरेन अकाउंट्स का डिस्क्लोजर आईआरएस को और एक फिंसन बॉडी को देनी है। अच्छा, उसी के हवाले से मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जब ये सारे लोग बिजनेस करते हैं या करेंगे पाकिस्तान से, तो जाहिर सी बात है पैसा यहाँ कमाएंगे तो पाकिस्तान ट्रांसफर भी तो करना है ना। Correct. तो उसका क्या मतलब सेफेस्ट वो या सही तरीका उसका क्या है? हाँ, और ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जी पैसे कैसे मूव करेंगे। एज लॉन्ग एज यू हैव रिपोर्टेड द इनकम हियर, you have paid the taxes on the reported income, now it's post tax money. Yes. तो आप उसको easily, पाकिस्तान वैसे डॉलर रेमिटेंस वेलकम करता, तो आप वहाँ के किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दें इस तरह। वो वहाँ पे आप कंपनी फॉर्म करें, नॉट इंडिविजुअल। लोग क्या करते हैं, उसको फॉरेन रेमिटेंस करके वहाँ पे, यहाँ से पैसे फॉरेन रेमिटेंस करके अकाउंट वहाँ पे नॉन एग्जाम्प्ट इनकम करके, तो हालांकि अगर आपने यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है तो डबल टैक्स ट्रीटी के मुताबिक आपको दूसरी कंट्री में टैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो आप वहाँ पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव पेड टैक्सेस हियर। उसको आप प्रॉपर्ली बिजनेस इनकम डिक्लेयर करें और उसको कहें कि मैंने उस $1 लाख पे यहाँ पे टैक्सेस दी हैं, उसको पीकेआर में कन्वर्ट करके वहाँ पे टैक्स क्रेडिट लें। आपको वहाँ पे टैक्सेस हार्डली ही कुछ 100 या हज़ारों में पड़ेगा, अब तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से अगर आपने यहाँ पे $1500 टैक्स दिया तो वहाँ पे तो आपको $1500 3 लाख रुपए से ज़्यादा बनता। तो आपको वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे रिपोर्ट करें, डिक्लेयर करें, टैक्सेस पे करें, और वहाँ पे आप उसको लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या सिंगल मेंबर LLC के तहत वहाँ पे उसके बैंक अकाउंट में वहाँ पे उसको डिसबर्स करें और उसकी टैक्स रिटर्न वहाँ पे डिक्लेरेशन, क्योंकि वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी जो IRIS है या FBR है, दे हैव ऑल द डेटा नाउ। और मेरी रिलायबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक आफ्ताब, FBR के पास पाकिस्तानी सिटीजन्स के एसेट्स और उनकी टैक्सेशन और उनके ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ से ज़्यादा हैं। ओके। यहाँ IRS US के पास इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में FBR के पास। I wouldn't be surprised by that. Yes. But all they need to do some action. और जब वो एक्शन उन्होंने एप्लीकेबल होना शुरू हुआ, एक्शन एनफोर्समेंट हुई, then people will face trouble. तो क्लीन रिकॉर्ड के लिए यहाँ से पैसे अपने वहाँ के बिजनेस बैंक अकाउंट में फॉरवर्ड करें, मूव करें और वहाँ से डिस्पर्स करें।
और वहाँ टैक्स देने की आपको वो जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं है अगर आपने यहाँ पे टैक्सेस दिए हैं। अगर यहाँ पे दिया सही बात अगर यहाँ से आपने बचाए हैं या आपने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया और पैसे तो आप वहाँ पे मूव कर रहे हैं तो फिर एफबीआर आपको उससे ज़्यादा हिट करेगा जो यहाँ पे और कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छा, इसमें कंट्री रिक्वायरमेंट्स अगर मैं देखूं, यानी आप ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं ये जनरली ये जो आईआरएस के बिजनेस करने के रूल्स रेगुलेशंस अमेरिका में ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, यानी पाकिस्तान कैसा है कि पाकिस्तान के लिए अलग कवानीन है, इंडिया के लिए अलग हों या बाकी ममालिक के लिए अलग हों? एग्जैक्टली, इट वेरीज, इट हाईली वेरीज। यहाँ पे जब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं और हमारे इमरान खान साहब भी उस चीज़ का फिलहाल तो रोना रोते चले गए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द कोर बैकबोन ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको अगर 45 दिन में काम हो रहा, मैं एक अपनी ही कंपनी वहाँ पे फॉर्म करना चाह रहा था, सब्सिडरी कंपनी पाकिस्तान में। मुझे उसके लाइसेंसेस लेने थे बोर्ड ऑफ फाइनेंस से, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था वो 6 महीने का था कि 6 महीने से पहले तो हम आपको लाइसेंस ही नहीं देंगे और उसकी फीस भी को $3,000 थी पाकिस्तान में। मेरा अब आप ये अंदाजा लगाएं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेरिका तो फिर क्यों करेगा बंदा को बिजनेस? अब आपका प्लान वायबल प्लान है, आप शॉर्ट टर्म प्लान लेके चलते हैं कि जी मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अगले महीने से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा। अब आप 6 महीने का पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अप्रूवल का इंतजार करेंगे, उसकी रिपोर्ट फिर स्टेट बैंक को जाएगी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट आएगी, फिर आप लोकल बैंक को देंगे, फिर ऑपरेशनल होगा। इट टेक्स अराउंड 9 to 12 months। ये मुझे वही समझ में नहीं आती ना, जब भी हम इवन पाकिस्तान में अगेन ई कॉमर्स या ये जो छोटे छोटे बच्चियां हैं कॉलेज से फ्रेंच, उनके माइंड फ्रेश होते हैं, उनके पास बड़े बड़े आइडियाज होते हैं। आप उनके आइडिया को बजाय इसके कि नर्चर करो, आप इतने उस पर कदगने लगा देते हो। और एक उसमें एक बहुत बड़ा अभी जो पाकिस्तान में स्टेकिंग पॉइंट है, पेपाल अभी तक उन्होंने पाकिस्तान में वो नहीं खोला, जिसकी वजह से अमेजोन या बाकी चीज़ें भी अटकी हुई हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई उस पर है, कोई पेपाल की कुछ पाकिस्तान में खुलने की तैयारियां या कुछ, या उसका कोई वर्क अराउंड? हाँ, जो मेरी रिसर्च रही है ओवर द इयर्स, र्यूमर्स पाकिस्तान में बहुत ऑथेंटिक र्यूमर्स प्रीवेल करती हैं कि जी पेपाल नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में आ रहा। पहले 2021 में था, 2022 में था, फिर इट्स नॉट गोना हैपन। वो जो फैटफ के कवानीन हैं, बेनामी बैंक अकाउंट हैं, देखें यहाँ पे अगर आप पेपाल से ट्रांजेक्शन करते हैं तो यू और योर सेलर, बायर और सेलर आर बाउंड। जो भी फ्रॉड करेगा, पेपाल ने उसके पास, पेपाल के पास भी उनकी बैंक की एक्सेस है जो आप कनेक्ट करते हैं, पेमेंट होल्ड भी कर देते हैं, वो होल्ड कर देते हैं, वो पुल बैक भी कर सकते हैं। सही। और वो बैंक को, पेपाल के पास इस लेवल पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे हो गई है कि वो पब्लिक लेवल के बैंक्स को जाके ये कह सकती है कि इसने फ्रॉड किया, आप इसके अकाउंट से इतने पैसे ले लें। यहाँ पे रिसेंटली मेरे पास वो केस आया पाकिस्तान से, काफ़ी एक बिजनेसमैन का। उसने कहा यार मैं सुबह उठाऊँ तो मेरे यूएस बैंक अकाउंट से $14,000 डिडक्ट हुए थे। तो कहता है उसने फिर मुझे अप्रोच किया, हमने उसको डिग डाउन किया, तो कुछ एक ऐसी फॉर्म की फाइलिंग नहीं उसने की थी जिसकी वजह से लोकल स्टेट ने बैंक को कहा कि 14,000 जो बैलेंस था उनका तो ही वॉज टोटली सरप्राइज। उसने कहा कि ये मुझे क्यों नहीं पता था। मैंने कहा ये आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर को बताना चाहिए था। तो उसका सर्विस प्रोवाइडर था इंडियन, ओके, और वो भी नॉन लाइसेंस और जिस तरह फ्रीलांसिंग खुद सीख के। तो मैंने कहा दैट्स द कॉस्ट, और उसको रिकवर करते करते हमें 8-9 महीने लगे। वी हैड अ सक्सेस। उसको 9 महीने में हमने रिकवर किया, और बस उसकी $1,000 कॉस्ट आई, लेकिन वी रिकवर्ड फुल $14,000। दैट वाज गॉन। वो अपनी लास्ट होप छोड़ चुका था कि ये नहीं आने लगे अब। तो द थिंग इज, पेपाल के हवाले से हमारे कवानीन वहाँ पे बहुत ही लूज हैं। हमें बैंक अकाउंट अभी भी वहाँ पे पर्सनल कनेक्शन से, वैसे आम शहरी के लिए जी बैंक में प्रेजेंस दे, और ख़ास शहरी के लिए बैंक मैनेजर और ब्रांच मैनेजर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वो मशीन लेके खुद पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो, और अगेन अगर यहाँ किसी को बैंक अकाउंट खोलना है मिनटों का काम है, यहाँ किसी को पेपाल खोलना है मिनटों का काम है। Why is it hard? जब आपकी फंडामेंटल्स इतनी लूज हो ना, जब आपकी कवानीन वहाँ पे इन्फोर्समेंट, फिर आपको इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं है। अब आप देखें आईपी लॉज वहाँ पे नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये पेपाल वाला जो चक्कर है, इनको शायद हमेशा से ये खतरा रहता है कि पाकिस्तान से पैसे बाहर चले जाएंगे। वो तो वैसे भी जा रहे हैं, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। जब बाहर से भी तो पैसे आएंगे ना, अब ये भी तो देखो ना। बाय द वे, शायद ये अप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती, या वो पेपाल को, पेपाल नहीं चाहता
ऐसी इकॉनमी में अपने आप को ऑपरेट करना जहाँ पे 1000 ट्रांजेक्शन्स के अगेंस्ट 900 क्लेम्स फाइल हों। अब आपको रिसेंट ये जिसमें मैं पर्सनली भी कुछ ऐसे अकाउंट्स में इन्वॉल्व हूँ, अमेजोन ने अकाउंट सस्पेंड किए हैं। यस, यू वोंट बिलीव, मेरे पास डेली बेसिस पे इंक्वायरी आती है कि मेरा $1,16,000 फंसा हुआ, मेरा $70,000, ये पाकिस्तानियों की, कि मेरा अमेजोन पे काम कर रहा था, ऐसे कर रहा था, मेरा $1,40,000 फंसा हुआ। होता यह है कि जब आप भेड़ चाल में चलते हैं और आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को आप फॉलो नहीं करते, तो आप अच्छे काम करने वालों को भी कॉर्नर कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो यही हुआ, तो उनकी वजह से अच्छे काम करने वालों का भी नुकसान हो रहा है। अमेजोन ने अलाउ किया आफ्टर फाइलिंग टू मैनी अपील्स, और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स इतना बूम पे आ रहा है और इतनी एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं, लेट देम अलाउड टू हैव अमेजोन अकाउंट ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने लाइन में लगा के, अगर मैं आप लोग कहते हैं कि 7000 या 10,000 की जो या 13,000 की जो अमेजोन अकाउंट की सस्पेंशन न्यूज़ है, थाउजेंड्स की तो मेरे पास न्यूज़ है। अकेले मेरे के पास 1000 ऑफ अकाउंट्स की सस्पेंशन की न्यूज़ तो मेरे पास है। वाह। तो इट्स आई डोंट डाउट कि अमेजोन ने 13,000 अकाउंट सस्पेंड किए होंगे पाकिस्तान से। यस, राइट। तो 13,000 अकाउंट्स का मतलब है कि अगर आप एवरेज पर मंथ $1,000 रेवेन्यू ट्रांसफ़र जो पाकिस्तान में हो रहा था, तो आप देख लें कि वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का नुकसान है पाकिस्तान को हो रहा है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान के शहरियों को जो छोटे लेवल पे लिविंग स्टैंडर्ड अफेक्ट हो रहा है, लोगों की अपॉर्चुनिटीज कट हो रही हैं। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली कोई ऐसी चीज़ें जो अगेन हमारे देखने वाले पाकिस्तान में खासकर जो बिज़नेस करना चाहते हैं पाकिस्तान से अमेरिका में बैठ के, कोई ऐसी चीज़ें जो उन्हें एब्सोल्युटली हर वक्त अपने जहन में रखनी हो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, जो हम शायद मिस कर रहे हो, कैन यू टॉक अबाउट दैट? सर्टेनली माय एडवाइस वुड बी कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, अगर तो आपका ये शुगल है जिसमें आप पैसे इतना नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो उसको जिस तरह मर्जी चला लें, क्योंकि उसने शुगल ने या हैबिट ने बंद ही हो जाना है। आप अगर आप इसको ऑन अ सीरियस नोट बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज इस सेंस में लें कि एक नोटिस आपको कॉस्ट करता है $4,400 और आपने बचाए कितने, मे बी $300 in order to not to hire a professional person। आपने कहा कि तो स्टार्टअप करें ज़रूर, और जो कि करना भी चाहिए, लेकिन स्टार्टअप करने से पहले अपना बजट वो सेट कर लें कि मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी है। $50-100 $200 की खातिर, $300 की खातिर ऐसी एवेन्यूज़ पे ना जाएं कि आपको बाद में आपका बिजनेस अफेक्ट हो। आपकी इन्वेंटरी लोगों की बाउंड हो जाती है क्योंकि एनुअल रिन्यूअल कंपनी रिन्यू नहीं की होती, उसको कहते हैं हमें क्या पता, ना सर्विस प्रोवाइडर ने बताया होता। सो देयर आर टू मैनी स्टोरीज लाइक दिस। तो ऑलवेज हैव सम बजट अवेलेबल सो दैट आपकी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। वंस दैट बेसिस आर स्ट्रांग, देन यू कैन फिर आपके पास लॉन्ग जर्नी है, यू कैन प्ले। ओके जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका भी, और आप देखने वालों का अगेन बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आप लोगों की आई होप बहुत सारे सवालात के जवाब आज आंसर हो गए होंगे। अगर मज़ीद कोई सवालात हैं तो हसन भाई साहब रब्ता कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दैट्स इट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।